अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज वालेकुम सलाम। मेरे साथ बहुत ही मारूफ शख्सियत, शहर के जाने माने लखनऊ के सोशल एक्टिविस्ट और बहुत ज़्यादा हमदर्दी का जज्बा रखने वाले, ये पॉलिटिक्स में तो हैं लेकिन ये उन चंद ऐसी शख्सियत में से हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स से कुछ लिया नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स का जो आता है उसका गरीबों में उस चीज़ को तकसीम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसे नेक दिल आदमी हैं जिनकी वजह से तमाम जिंदगियां रोशन और लोग फैज़याब हुए हैं। ज्यादा कह दिया आपने। मैं अरशद आज़मी साहब से आज गुफ्तगू करना चाहता हूं और इस पॉडकास्ट में इस बात को उजागर करना चाहता हूं कि एक जो बहस चलती है दीनी और दुनियावी तालीम के लिए, तो क्या दुनियावी और दीनी तालीम अलग अलग है या दुनियावी तालीम ज़्यादा ऊपर है या दुनिया की तालीम ज़्यादा ऊपर है? इसी सिलसिले में आज अरशद आज़मी साहब से बात होगी। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है अरशद साहब। तो अरशद साहब, आपसे जो सवाल पहला मैं शुरू करना चाहता हूं वो इस बात पे है, क्या दीन की तालीम और दुनिया की तालीम, दोनों तालीमों में जो तालीम इंपॉर्टेंट है या दोनों का क्या मिक्सचर है, इस बारे में कुछ रोशनी डालिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रखा है अभी, और मैं समझता हूँ कि इसका जो दायरा है वो बहुत वसी है। और जहाँ तक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अगर, तो तालीम का जो मर्तबा है वो इतना बड़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो सबसे पहली वही आई, उसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो था वो एजुकेशन पे था। इक़रा, पढ़िए, यानी कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन एजुकेशन के लिए था। और वो एजुकेशन कौन सी एजुकेशन? वो एजुकेशन दीनी और दुनियावी अलग अलग नहीं थी। उसमें दीनी उलूम या दुनियावी उलूम का कोई बाइफर्केशन नहीं किया गया था। वो एजुकेशन हर एतबार से पूरी, मतलब उसमें कहेंगे हम इस चीज को कि फुलफिल थी। और वो उसको उसकी जानकारी रखना, अक्ल फहम रखना और पावर ऑफ इंटेलिजेंसिया, एंड आप कहेंगे इसमें कि वह यहां तक घुड़सवारी, तैराकी, ये सब एजुकेशन में काउंट होती थी। और एक अच्छे सहाबा जो हैं वो एक अच्छे घुड़सवार भी हुआ करते थे, एक अच्छे सिपह सलार भी हुआ करते थे और एक अच्छे ईमानदार भी हुआ करते थे। तो ये एक जो क्वालिटी थी एजुकेशन की, आप देखिए वो सिलसिला चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी उस अहमियत को लोगों ने समझा, उस दौर के लोगों ने समझा कि एजुकेशन नॉट ओनली दीनी एजुकेशन, वो हर फन की एजुकेशन। दीनी एजुकेशन लेने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो दुनियावी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार दें, उनके तौर तरीके पे। वो इल्म एक बहुत ही जामे इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अल्लाह ताला ने हम लोग को भेजा कि इंसान को पैदा किया है, तो उसके जीने मरने और उसकी शादी, उसकी ब्याह और उसके तमाम जिंदगी की जरूरियात, यहां तक कि बैतुल खुला तक जाने तक का तरीका उसने बताया गया। यह एजुकेशन है कि हम कैसे, मतलब कोई जैसे मर्सिडीज कार आप लेते हैं तो उसके एक बुकलेट आती है कि हाउ टू ड्राइव एंड हाउ टू मेंटेन मर्सिडीज कार। तो ये एक छोटी सी चीज के लिए एक कैटलॉग है। और ये इंसान जो इतना कीमती है और जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया, तो उसकी जिंदगी को गुजारने के लिए एक कैटलॉग, एक बाकायदा एजुकेशन कहा कि पढ़िए। उसके बाद फिर पूरी कुरान उतरी, तो पूरी कुरान पढ़ना था। और उसी कुरान के अंदर सारे उलूम छुपे हुए थे। वो साइंस भी थे, वो फिजिक्स भी थी, उसमें केमिस्ट्री भी थी, उसमें जियोलॉजी भी थी, उसमें बॉटनी भी थी, उसमें स्पेस साइंस थी, सारी चीजें थी। तो यानी कि उस कुरान के हवाले से भी समझ लीजिए अगर, तो जो उस दौर के लोगों ने जब
इल्म की अहमियत को सिर्फ दीनी इल्म के सांचे में नहीं ढाला था। तो आप देखिए उस दौर में 800 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक के बीच में इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और बड़े बड़े फलसफी उसी उसी कुरान के हवाले से उन्होंने रिसर्च किया। कुरान तो इशारा करता है और उसके बाद की चीज अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दी है, उसको समझना होता है। तो वो उलूम इन लोगों ने हासिल किए थे। तो हम अब ये कह सकते हैं कि मतलब हमें इल्म जो है वो सिर्फ दीनी इल्म नहीं बल्कि दुनियावी इल्म साथ में अगर रहता है तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। तो अरशद साहब, आपको क्या लगता है कि जैसा आपने बताया कि इल्म और दुनियावी इल्म और दीन का इल्म दोनों चीज़ें साथ में कॉम्बिनेशन से चलनी चाहिए, तो हमारे जो मुगल्स थे जिन्होंने इतना रूल किया या जो भी हमारे जिस टाइम पे गद्दी नशीन हुए, उनसे कहाँ क्या सक्सेस रहा और कहाँ क्या फेलियर हो गया? इस पे शायद एक बड़ा अच्छा शेयर भी आपने कहा, उसको ज़रूर इसमें सबमिट करिएगा और प्लीज़ बताएं। नहीं, देखिए ये मिसिंग जो हुई है इधर करीब 500 से 1000 साल के बीच की बात अगर करें तो मुगल का दौर था और मुगलों ने उस दौर में एजुकेशन के ऊपर कुछ ध्यान दिया था, कुछ मदरसे भी कायम किए, कोई स्कूल भी कायम किए थे, लेकिन एक ब्रॉड स्केल पे जो काम होना चाहिए था वो मिसिंग रहा यहाँ पे। बल्कि उन्होंने अपनी जो तरजीहात दी वो ज़्यादातर इमारतों पे और बिल्डिंगों पे, अपनी महलात पे, किलों पे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसी पे आपने एक शेर कहा है शायद। देखिए मैं आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा जी, जी, हूँ। क्योंकि हमें देखिए शेर तो हमेशा उस वक्त निकलता है जब दिल पे असर पड़ जाता है कुछ, तो फिर वो अशार के अलकाब में ढल जाता है जी। तो अब मुगलों ने ताजमहल से लेकर के और कुतुब मीनार से लेकर ना जाने क्या क्या चीजें उन्होंने तामीर की। तो हमें थोड़ा सा अफसोस इस बात का होता है कि चूंकि 1630 या 32 में ताजमहल की तामीर शुरू हुई थी, हॉवर्ड भी तभी बना और उसी टाइम पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1620 या 1640 उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी। तो विजन देखिए, एक तरफ ताजमहल बन रहा है और एक तरफ एक छोटे से कमरे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की नींव रखी जा रही है। मैंने उस पर एक शेर कहा है कि वो कि जब बना ताजमहल और ढली हार्वर्ड की नींव, दोनों बेमिसल थे, दुनिया ने पजीराई की। जब बना ताजमहल और ढली हार्वर्ड की नींव, दोनों बेमिसल थे, दुनिया ने पजीराई की। एक मशहूर हुआ शाही अजूबा बनकर, एक ने इल्म की दुनिया में शहनशाही की। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो ये एक आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट दुनिया में है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट खिला में चांद पे जा रहे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, और वो अपनी जिंदगी में सक्सेस होकर ताजमहल को अजूबे के तौर पे देखने आते हैं। ताजमहल को अजूबे के तौर पे देखने आते हैं। बल्कि उनको अजूबा तो लगता ही होगा कि इतने पैसे अगर उस दौर में एक यूनिवर्सिटी बनाने में लगा देते मुगल, तो मैं समझता हूँ कि पूरे दुनिया की एक बहुत बड़ी तामीर होती। बिल्कुल। अच्छा साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे जहन में आ रही है कि इधर आपने 4-5 सालों में ये देखा होगा, मैंने तो कम से कम महसूस किया है कि काफ़ी लोग सोशल लेवल पे कामों को कर रहे हैं या जो करते थे उन्होंने बढ़ा दिया है। तो इसमें क्या आप मतलब तकरीबन 3 डेकेड से इस कामों में जुड़े हुए हैं। मैंने आपकी कुर्बानियों को खुद यहाँ देखा है, जिन कामों में आपने लगे हो, कितने लोगों को उससे फैज़याब हुए, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदली। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर कौमी एतबार पर अमूमी सतह पे हम लोगों को क्या करना चाहिए? जो लोग थोड़े से वेल ऑफ हैं, उन लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद अगर कुव्वत बचे तो उनको किस तरीके से काम करना चाहिए उनकी मेडिकल और उनकी एजुकेशन और उनकी लाइफ डेवलपमेंट के लिए? अक्सर लोग पूछते हैं कि जो समाज में बुराइयां हैं और जो अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए और हम और देशों की तरह हम भी पूरे दुनिया में अपना वक़ार बहाल करें और बुलंद हासिल हो मुकाम हमारा, तो बहुत से बच्चे भी पूछते हैं कि मतलब हम क्या कर सकते हैं। जी।
ये एक बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के बीच में, जो हमारे टीनेजर्स हैं और बड़े भी हैं, उस पर कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। जी। देखिए बहुत आसान है ये इसका जवाब। आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपकी कैपेसिटी 4 घर की है, आपकी कैपेसिटी सिर्फ अपने पड़ोस की है, आपकी कैपेसिटी सिर्फ अपने घर की है। अगर आप शुरू कर दीजिए, जो चीज आप बेहतर समझ सकते हैं उसकी शुरुआत कर दीजिए। एक इंसान की कैपेसिटी अगर पूरे शहर की है तो वो अपने शहर के एतबार से करे, किसी की पूरे स्टेट के एतबार से कैपेसिटी है। लेकिन ये कि हर इंसान इसमें जब अगर जुट जाएगा इस काम में, तो मैं समझता हूं कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है। क्योंकि इतने मसाइल हैं यहाँ पे कि इस तरफ ध्यान देने के बजाय जो है वो अपने पर्सनल मसाइल में है, और पर्सनल से थोड़ा बचता है तो पॉलिटिकल मसाइल हैं। जी हाँ। कुछ सरकारें भी होती हैं कि जो जनता को उलझा के रखती हैं, तो उसके नुकसानात हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कॉमन लोगों के लिए आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक चीज हम बता दें आपको कि दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, अब बात आप इशारों में समझ सकते हैं कि वो कभी भी अपने मुल्क के अंदर खलफिशार नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है। आप यूएस, यूके एंड फ्रांस, जितने भी कंट्री हैं इस तरह के आप नाम ले सकते हैं, कि वो अपने कंट्री में कोई खलफिशार नहीं होने देते, बल्कि वो पड़ोसियों को डिस्टर्ब रखते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बहुत दूर दूर के पड़ोसी, मतलब वो देखा जाए तो 10-10 हज़ार किलोमीटर दूर के भी पड़ोसी हैं, तो डिस्टरबेंस वहां करते हैं, अपने कंट्री में नहीं करते हैं। उनके इंस्टीट्यूशंस वैसे ही है, शाना बशाना चल शाना रहे हैं। बशाना, हाँ बहुत अच्छे तरीके उनके यहाँ कोई किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। उनकी जनता भी बहुत सुकून से रहती है। उनके सारे मामलात एजुकेशन, मेडिकल, हेल्थ, सारी चीजें अपनी वो उस पर संवारने पर लगे हुए हैं। थोड़ा सा हमारी सरकारों को इस पे गौर करना पड़ेगा कि मुल्क में पीस जब आएगी तो मुल्क तरक्की करेगा, और मुल्क में एक दूसरे से नफरत बढ़ेगी तो मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा। बिल्कुल सही बात। एक गाड़ी का 80% पुर्जा अगर आप सर्विस कराएं और 20% छोड़ दें, क्या गाड़ी चल सकती है? वो बिल्कुल। उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो यानी कि हमें जो फिलहाल जो सुधार करना है, तो अब ये कि हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझे, इस मुल्क का नागरिक अपने को इस मुल्क का भागीदार समझते हुए अपनी जिम्मेदारी जितनी उसकी कैपेसिटी है उसमें वो गामजन रहे, वो वर्क करता रहे उसमें। तो हम समझते हैं कि ये चेंज आ जाएगा। बहुत बड़ी चेन बनेगी ये, और चेंज आ जाएगा। हाँ चेंज आ जाएगा। और ऐसा नहीं है, ये चेंज हुआ है। एक जमाने में सोने की चिड़िया ये मुल्क था, बिल्कुल तब पीस थी। बिल्कुल। हाँ, जब पीस थी तो चिड़िया था। यहाँ लोग, सोने की चिड़िया था ये, यहाँ लोग आने लगेंगे, इन्वेस्टर आएंगे कि यार बड़ा पीस है यहाँ चलो। बिल्कुल सही। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे साथ। अब इसी कड़ी में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो कि मेरे काफ़ी बार ये दिमाग में बात आती है कि आपके गालिब हों अल्लामा इकबाल हों या आपके सर सैयद अहमद साहब, इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और रिसेंट दौर पे एपीजे कलाम साहब का इतना नाम लिया जाता है, बल्कि अगर आप गौर करें तो इनको मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू पसंद करता है, हमारे जो बरादरान वतन है वो पसंद करते हैं। तो इनके अंदर ऐसा क्या कॉम्बिनेशन था जो हम लोगों को इस टाइम बच्चों में पैदा करना चाहिए? देखिए कुछ कमियां भी रही हैं एजुकेशन को लेकर के, और हमारे मदारिस तो, हालांकि एपीजे कलाम की इब्तदाई तालीम जो है मदारिस से हुई है, अच्छा। मदरसे के पढ़े हुए हैं। जी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी इब्तदाई तालीम मदरसे से हुई है, और इतने बड़े जर्नलिस्ट और जी। इतने बड़े लीडर बने। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इतना ज़्यादा उनके अंदर था कि आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचे। बिल्कुल सही। तो एक कहीं ना कहीं कमी रही है, मैं मानता हूं इस चीज को। एक्चुअली मदारिस की जो तालीम है वो इंसान की तामीर करती है कि उसको दुनिया में कैसे चलना है, फिरना है, सारी चीजें। लेकिन जैसे आपको तैरना अगर थियोरेटिकली सिखाया जाए बिल्कुल सही बात है। तो आप जाके दरिया में नहीं तैर सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज हाँ, वो आप एक आध 10 सेकंड तैर सकते हैं, लेकिन फिर डूब जाएंगे क्योंकि आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में नहीं है। तो दुनिया में जहाँ पे दुनियावी सिस्टम है, फिर अबुल कलाम आज़ाद
हों, चाहे एपीजे कलाम साहब हों, इन लोगों ने फिर उबूरी तालीम ली, दुनियावी तालीम को भी, साइंटिस्ट बने, पॉलिटिशियन बने। तो एक कॉम्बिनेशन था, इसलिए वो बहुत आगे चले गए। उनको ये भी पता था कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या हराम है, क्या हलाल है, और दुनियावी सिस्टम के हिसाब से उनको पता था कि साइंटिफिक सिस्टम कहाँ तक जाएगा, नहीं, इसकी तो सोच कहाँ मेरा तक जाएगी। क्वेश्चन इसमें यही कि ये कॉम्बिनेशन हम कैसे बना सकते हैं? इस कॉम्बिनेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम अगर अपने आप को ऊपर ना इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हो तो अपने बच्चों में ये शऊर कैसे, किस तरीके से इसको हम दोबारा उजागर करें? नहीं, देखिए, अब मदारिस ने थोड़ा सा अपडेट किया है अपने जी को। जी, मैं देख सकता हूँ। जैसे हमारे लखनऊ में ही है, नदवा है। यहाँ पे मैं, हमें जहाँ तक इल्म मेरे नॉलेज में है कि यहाँ पे इन्होंने कंप्यूटर एजुकेशन, इन्होंने सोशल स्टडीज और मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स में। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और भी बहुत सी चीज़ें जी जी, बिल्कुल। इन्होंने ऐड की है। मैं समझता हूँ ये कि एक बहुत बड़ा मॉडल है ये कि तो इसको आपने फॉलो करना चाहिए। ये तो आपने उन बच्चों को बताया जो मदारिस में रह के हाँ, सीख रहे हैं हाँ। दुनिया की तालीम। जो हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में मान लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर जो दीन का शऊर है, ये तो हमें लगता है या तो माओ से आ देखिए, सकता है या हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपका है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं अक्सर कहता भी हूँ इस बात को, कि देखिए, आप अपने बच्चों की एजुकेशन जो है अपने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवाएं अगर, जी तो ये आपके लिए आपकी दानिशमंदी होगी। जी। अब जहाँ तक दीनी शऊर की जिम्मेदारी है, वो स्कूलों की नहीं है, वो वालिदैन की है, वो आपके घर की तरबियत है कि आप अपने बच्चे को इतना इल्म तो दे दें कि हराम हलाल क्या है, झूठ बोलने से क्या नुकसान है ना, किसी गरीब की मदद करने के फायदे क्या हैं, पड़ोसी से कैसे ताल्लुकात बिल्कुल रखने चाहिए, बड़ों की इज्जत कैसे करनी चाहिए, ये सब मोटी मोटी चीजें, ये सब स्कूल नहीं सिखाता बिल्कुल सही। है। स्कूल जाते हैं बच्चे एजुकेशन के लिए, तो ये पार्ट अलग है। और बिल्कुल लोग क्या समझते हैं कि अपने बच्चे को हम बहुत अच्छे स्कूल में भेज दें, तरबियत का काम वही कर लें, तो ये नामुमकिन है। और ये चीज घर की है, अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते आप। बिल्कुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे जहन में आ रही है कि इधर आपने 4-5 सालों में ये देखा होगा, मैंने तो कम से कम महसूस किया है कि काफ़ी लोग सोशल लेवल पे कामों को कर रहे हैं या जो करते थे उन्होंने बढ़ा दिया है। तो इसमें क्या आप मतलब तकरीबन 3 डेकेड से इस कामों में जुड़े हुए हैं। मैंने आपकी कुर्बानियों को खुद यहाँ देखा है, जिन कामों में आपने लगे हो, कितने लोगों को उससे फैज़याब हुए, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदली। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर कौमी एतबार पर अमूमी सतह पे हम लोगों को क्या करना चाहिए? जो लोग थोड़े से वेल ऑफ हैं, उन लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद अगर कुव्वत बचे तो उनको किस तरीके से काम करना चाहिए उनकी मेडिकल और उनकी एजुकेशन और उनकी लाइफ डेवलपमेंट के लिए? नहीं, देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और अक्सर लोग पूछते हैं कि जो समाज में बुराइयां हैं, और जो अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए, और हम और देशों की तरह हम भी पूरे दुनिया में अपना वक़ार बहाल करें, और बुलंद हासिल हो मुकाम हमारा, तो बहुत से बच्चे भी पूछते हैं कि मतलब हम क्या कर सकते हैं। जी ये एक बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के बीच में, जो हमारे टीनेजर्स हैं और बड़े भी हैं, उस पर कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। जी। देखिए, बहुत आसान है ये इसका जवाब। आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपकी कैपेसिटी 4 घर की है, आपकी कैपेसिटी सिर्फ अपने पड़ोस की है, आपकी कैपेसिटी सिर्फ अपने घर की है। अगर आप शुरू कर दीजिए, जो चीज़ आप बेहतर समझ सकते हैं उसकी शुरुआत कर दीजिए। एक इंसान की कैपेसिटी अगर पूरे शहर की है, तो वो अपने शहर के एतबार से करे, किसी की पूरे स्टेट के एतबार से कैपेसिटी है। लेकिन ये कि हर इंसान इसमें जब अगर जुट जाएगा इस काम में, तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है। क्योंकि इतने मसाइल हैं यहाँ पे कि इस तरफ ध्यान देने के बजाय जो है वो अपने पर्सनल मसाइल में है, और पर्सनल से थोड़ा बचता है तो पॉलिटिकल मसाइल हैं। जी हाँ। कुछ सरकारें भी होती हैं कि जो जनता को उलझा के रखती हैं, तो उसके नुकसानात हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कॉमन लोगों के लिए आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ हम बता दें आपको कि दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, अब बात आप इशारों में समझ सकते हैं कि
वो कभी भी अपने मुल्क के अंदर खलफिशार नहीं करते हैं। बिल्कुल सही। अब यूएस, यूके एंड फ्रांस, जितने भी कंट्री हैं इस तरह के, आप नाम ले सकते हैं, कि वो अपने कंट्री में कोई खलफिशार नहीं होने देते, बल्कि वो पड़ोसियों को डिस्टर्ब रखते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत दूर दूर के पड़ोसी, मतलब वो देखा जाए तो 10-10 हज़ार किलोमीटर दूर के भी पड़ोसी हैं, तो डिस्टरबेंस वहां करते हैं, अपने कंट्री में नहीं करते हैं। उनके इंस्टीट्यूशंस वैसे ही है शाना बशाना चल शाना रहे हैं। बशाना, हाँ, बहुत अच्छे तरीके उनके यहाँ कोई किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। उनकी जनता भी बहुत सुकून से रहती है। उनके सारे मामलात, एजुकेशन, मेडिकल, हेल्थ, सारी चीजें अपनी वो उस पर संवारने पर लगे हुए हैं। थोड़ा सा हमारी सरकारों को इस पे गौर करना पड़ेगा कि मुल्क में पीस जब आएगी तो मुल्क तरक्की करेगा, और मुल्क में एक दूसरे से नफरत बढ़ेगी तो मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा। बिल्कुल सही बात। एक गाड़ी का 80% पुर्जा अगर आप सर्विस कराएं और 20% छोड़ दें, क्या गाड़ी चल सकती है? वो बिल्कुल। उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो यानी कि हमें जो फिलहाल जो सुधार करना है, तो अब ये कि हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझे, इस मुल्क का नागरिक अपने को इस मुल्क का भागीदार समझते हुए अपनी जिम्मेदारी जितनी उसकी कैपेसिटी है उसमें वो गामजन रहे, वो वर्क करता रहे उसमें। तो हम समझते हैं कि ये चेंज आ बहुत जाएगा। बहुत बड़ी चेन बनेगी ये, और चेंज आ जाएगा। हाँ, चेंज आ जाएगा, बिल्कुल चेंज आएगा। और ऐसा नहीं है, ये चेंज हुआ है। एक जमाने में सोने की चिड़िया ये मुल्क था, बिल्कुल तब पीस थी। बिल्कुल। हाँ, जब पीस थी तो चिड़िया था। यहाँ लोग, सोने की चिड़िया था ये, यहाँ लोग आने लगेंगे, इन्वेस्टर आएंगे कि यार बड़ा पीस है यहाँ, चलो। बिल्कुल सही। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे साथ। एजुकेशन की तो बहुत बात हो गई, और एजुकेशन बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन हमारे माशरे में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन जिनको नहीं मिल पाए, उनका वो टाइम भी एजुकेशन का निकल चुका, उनकी शादियां भी हो गई, या उनकी उम्र 30 या उसके आसपास से ऊपर हो गई। तो इसमें उनके लिए क्या ऐसा कोई प्रोग्राम या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसमें टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर, उनके पास इलेक्ट्रीशियन के तौर पर, उनके पास किसी मैकेनिकल वर्क के तौर पर उनका जरिया माश हो जाए, और वो सोसाइटी में कम से कम एक इज्जतदार, एक कैपेबल ज़िंदगी जी सकें? नहीं, देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और चूंकि हम जहाँ रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, और एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, जो अंग्रेज छोड़ गए थे, जी। तकरीबन उसी ढर्रे पे चला। हालांकि अब तो काफी चेंज आए हैं, लेकिन एक जो सोच है वालदैन की, इसमें वालदैन का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। देखिए कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा जो है इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा साइंटिस्ट बनेगा। उसका प्रेशर भी है। नहीं, ये टारगेट कैसे सेट कर लेते हैं वो? उससे बगैर पूछे। हाँ, उससे बगैर पूछे उसकी अपनी स्किल क्या है जी। वो अब सचिन तेंदुलकर जो है आईएएस बन गए होते, वहां तो शायद तो इतना आज अच्छा डीएम होकर रिटायर हो गए होते, पता नहीं लाखों डीएम रिटायर हुए। तो सवाल ये कि उसके अंदर जो स्किल थी वो एक क्रिकेटर की थी, एक अच्छा प्लेयर था वो, उसके अंदर की जो क्वालिटी थी उसने अचीव किया वो, और आज दुनिया के मुकाम पे पहुंचा। यानी कि एजुकेशन या उसकी जो अंदर की जो क्वालिटी है वो उसको तरक्की की राह पे ले आए। वो कब हो सकता है? जब उसके अंदर के एम्बिशंस क्लियर हो। बहुत सी कंट्रीज में है, वो बच्चे ऑब्जर्व किए जाते हैं फ्रॉम नर्सरी टू 10th क्लास तक, उनको कंप्लीट उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये किस ट्रैक का बच्चा है। टेक्निकल कर देते हैं। टेक्निकल, हाँ, उसके टेक्निकल एजुकेशन, उसकी एक्टिविटीज, उसकी बातचीत, उसकी सारी चीजें वो शो कर देती हैं। उसके एग्जामिनेशन भी हैं। हमारे यहाँ एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, इसके टेस्ट नहीं होते हैं, होना चाहिए हमारे यहाँ भी। आप काफी शहर की ऐसी तंजीमों से जुड़े हैं, क्या उसमें कोई तंजीम ऐसी है जो इनके लिए कुछ काम कर रही हो या कोई राब्ता कायम कर सके? तो नहीं, हम लोगों ने कोशिश की है कि बहुत से ऐसे, हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत से ऐसे एक्सपर्ट आ गए हैं जी। अब ये कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में इस तरह के कोई नज़्म कायम किए जाएं कि जो प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम नर्सरी टू 10th क्लास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। ये बेसिक है। और इसी ड्यूरेशन में ये पता भी चल सकता है कि वो बच्चा किस डायरेक्शन का है, क्या वो एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, क्या वो एक अच्छा
आर्मी मैन बन सकता है, वो ब्रिगेडियर बन सकता है, या वो बहुत अच्छा जो है पायलट बन सकता है, या टेक्निकल हो सकता या है। टेक्निकल हो सकता है। अब इसमें बहुत सी गलतियां होती हैं। देखिए बहुत से लोग मुझे आईएएस बनना है, खुद भी नहीं ऐसे एसेस कर पाते हैं अपने बारे में, और अपने 8-8 10-10 साल जाया कर देते हैं कोचिंग करने में और एग्जामिनेशन देने में, यहां तक कि वो फिर इतना डिमोरलाइज हो जाते हैं कि वो एक ड्राइवर तक की उसकी कैपेसिटी नहीं बच जाती है उसके अंदर, और दिमाग वो पहुंच एक चुका वो होता है एक ये सब। मैकेनिक, एक इलेक्ट्रिशियन तक नहीं बन पाता है। हालांकि उसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी थी, अगर वो उस कैपेसिटी पे आगे बढ़ता, ये 10 साल जो उसने कोचिंग में दिए, तो ये एक कमी है समाज के अंदर की, जो ऑब्जर्वेशन की कमी है, और सही ट्रैक पर ना चल करके गलत ट्रैक पे खुद सेल्फ असेसमेंट भी नहीं हो पाता है कभी कभी। तो इसमें तो एक लंबा टाइम है इसके असेसमेंट के लिए। वो एक लक है कि कोई किसी ट्रैक पे चला गया, और इसीलिए हमारे यहाँ जो ड्रॉप आउट हैं उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है ये। अजहर साहब, अभी एक लेटेस्ट जो एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई काफ़ी, उसका आइलम मोहम्मद, कहीं किसी ने आइलम महादेव लिखना शुरू किया। तो ये क्या बच्चों को वर्गलाने के लिए हम बच्चों को क्या ऐसा सिखाएं कि बच्चे इसमें ना वर्गलाहट में आएं, या सही तालीम या सही पस मंज़र आपका इसमें क्या है, क्या स्टैंड होना चाहिए हमारे इस यूथ का? अब देखिए इतनी कोई भी मजहब है उसको अपनी आज़ादी आज़ादी है कि वो मोहब्बत करे। ये मोहब्बत अपने नबी से करता है, या अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हमारे हिंदू भाई जो हैं अपने भगवान से करते हैं, उनका अधिकार है, उनको करना भी चाहिए। लेकिन मोहब्बत करने का जो मेन तरीका है जी उसको समझना होगा पहले। हम जी सिर्फ आई लव मोहम्मद करते रहें, आई लव महादेव करते रहें, कोई इंच के बराबर भी जो है आपके ऊपर, कोई ऊपर वाला खुश नहीं हो रहा है। अच्छा, ये भाई कैसे? आप आई लव मोहम्मद कर रहे हैं तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार हैं क्या आपके अंदर? बिल्कुल सही बात। क्या उस मोहब्बत के कुछ असरात आपके अंदर आए हैं? आप आई लव मोहम्मद मोहम्मद के असरात को लेके अपने पड़ोसी के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं? बहुत सही बात। या हमारे मुल्क के हमारे जो है हिंदू भाई हैं, हमारे कौमी भाई हैं, क्या हमारे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जो बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, उसके असरात आपके ऊपर हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात। कि आप अगर गुजर रहे हैं अपने मोहल्ले से तो आपके अखलाक बहुत अच्छे हैं? आप अपने गैर मुस्लिम भाइयों से बहुत अच्छे किरदार पेश कर रहे हैं? बिल्कुल ये सही बात। ये था जुज आई लव मोहम्मद का, जिसको जज्बाती नारों में बदल दिया गया, और जज्बात में आकर के कितना माहौल भी खराब हुआ, सारी चीजें, फायदा क्या हासिल हुआ? बिग जीरो। आपका कहने का मकसद है कि अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी तरह बन के दिखाए, हाँ ना बन के कि वो दिखाए। बैनर लगाए। हाँ बैनर लगाना, हाँ, ये तो वही हो गया ना, मैंने पहले जो मिसाल दी थी आपको तैरने वाली, पानी में जी जी। जाने वाली। तो ये एक चीज है, और ये सब जज्बाती नारे जो हैं, जज्बात में आकर कोई भी चीज सक्सेस नहीं हुई है आज तक। बिल्कुल होश में रह करके आपका जोश भी करामत होता है, होश में रह करके आप दुनिया की सारी चीज अचीव कर सकते हैं। जज्बात में आकर कभी कुछ नहीं हुआ बिल्कुल है। सही बात। अच्छा साहब, बहुत दीन के और जो इस्लामी जो रिकमेंडेशन है एजुकेशन के लिए, चाहे दुनिया की हो चाहे दीन की हो, दोनों के अतबार से बड़ी बेबाकी से आपने बात करी, और अपनी बातों को बहुत ही एक ब्लंड अंदाज में सबके सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके लिए। आप क्या मैसेज शुक्रिया। देना चाहते हैं आवाम को जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए? अगर आप शेर शायरी शायरी के काफ़ी शौकीन रहे हैं तो अगर आप इसको उस तरीके से कह दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं देखिए, हम तो अपने नौजवानों से ज़्यादातर मतलब उनसे बात भी करनी चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन भी उन्हीं के अंदर सबसे ज़्यादा है, जी और तरक्की की राहें बहुत खुल चुकी हैं। आज के इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में कोई अब ये नहीं कह सकता है कि मैं ये चीज़ कहाँ से देखूं, ये कहाँ से पढूं। पहले एक दौर हुआ करता था किताबों का और सारी चीज़ों का, तो अब सारी लाइब्रेरियां ऑनलाइन है। आप चैट जीपीटी से पढ़ सकते जी। हैं, आप एआई के बहुत से टूल्स हैं जहाँ से एजुकेशन ले सकते हैं। तो एजुकेशन के लिए अब आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपना वक्त दरकार करने की ज़रूरत है उस चीज़ के लिए कि आप अपने वक्त को एजुकेशन पे लगा दें। ठीक है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, जी लेकिन ये कि
आज के इस दौर में एक छोटा सा बच्चा जो है वो मोबाइल उठाता है, सीधे कार्टून देखता है, तो उसकी जो हैबिट पड़ रही है ये बड़ी खतरनाक साबित हो रही है। अच्छा, उसमें एक साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन जो उसके दिमाग पे आ रहा है उस बच्चे के अंदर, वो जो कार्टून तो एक ख्वाबो ख्याल की दुनिया है, लेकिन वो हकीकत की दुनिया देख रहा है और उसको बचाना होगा। ये बड़ा खतरनाक दौर है। और जो हमारे समझदार बच्चे हैं उनके पढ़ाई लिखाई के लिए पूरा इंतजाम है। आप बड़े से बड़े प्रोफेसर से भी अगर पढ़ेंगे, पैसे वाले हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके मोबाइल पे हजारों प्रोफेसर की किताबें, हजारों मौजूद सब्जेक्ट पे हैं। बुक्स मौजूद हैं। आप उसका मुताला करें, उसको उसको रीड करें, तो मैं समझता हूँ कि तरक्की के लिए अब ज़्यादा अफोर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लामा इकबाल ने इसी दौर के लिए शायद ये बात कही होगी, बहुत दूरअंदेश शायर थे वो, कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की कसर गुंबद, सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों पहाड़ों की की चट्टानों चट्टानों। पर। तो इसी के साथ अपने मेहमान अरशद आदमी के साहब के साथ आज ये गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस्लामिक रिफॉर्म और एजुकेशन के ऊपर ये बड़ी अच्छी एक गुफ्तगू थी। शायद इससे सुनने वाले सामीन को बहुत अच्छा एक मैसेज मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।